और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव पूरा हो गया है। पहला चरण 19 अप्रैल को 12 सीटों के लिए था, वहीं दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान हुआ। अब इंतजार है 4 जून 2024 का, जब सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खत्म हुआ मतदान, थम गया शोर। 2 चरणों का दौर, किसका चला जोर। प्रत्याशियों का दिल है बेकरार, सबको है 4 जून का इंतजार। 2 चरणों के दौर में राजस्थान की सभी 25 सीटों के मतदान पूरे हो चुके हैं। पहले चरण के मतदान में वोटरों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन दूसरे चरण में इसकी कमी भी पूरी हो गई। दूसरे चरण में 13 सीटों पर जमकर वोट पड़े। वैसे तो इस चुनाव में पिछले चुनाव से ज्यादा मतदाता थे, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश की सभी 25 सीटों पर इस बार 4 मतदान घटा है। राजस्थान में पहले और दूसरे चरण का मतदान पूरा हो गया है। करीब 5 करोड़ 35 लाख मतदाताओं ने मतदान करने के बाद में यहां पर तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर दिया है, जो अब 4 जून तक ईवीएम के अंदर कैद रहने वाला है। लेकिन दोनों ही चरणों में मतदान प्रतिशत को अगर देखा जाए तो यहां पर मतदान प्रतिशत साल 2019 के मुकाबले घट गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण की 12 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 57.87% मतदान हुआ। वहीं दूसरे चरण की 13 सीटों पर 65.52% मतदान हुआ, जो पहले चरण की तुलना में 8.65% ज्यादा है। पहले चरण में कम वोटिंग के टेंशन के बाद राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। हालांकि बात अगर सभी 25 सीटों की करें तो राजस्थान में 25 सीटों पर 62.10% मतदान हुए, जो पिछले साल से 4% कम है। मतदान का प्रतिशत पहले भी ऊपर नीचे होता रहा है और उसकी कोई एक पैटर्न जीत हार के रूप में देखना बहुत जल्दबाजी होगी कि किसको फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि हमें ये समझना होगा कि इस बार अगर मतदान कम हुआ है तो मतदाता ऐसा क्यों होता है कि एक ट्रेंड हमें नजर आता है। ओवरऑल मतदान में कमी को सियासी जमातें अपने अपने फेवर में मान रही हैं, लेकिन तर्क सबके अलग अलग हैं। जहां कांग्रेस इसे अपने हक में मान रही है, वहीं बीजेपी कम मतदान के बावजूद 25 सीटों पर हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है कि उनके जो सीमित साधन थे उनके पास, उनके खाते सीज कर लिए गए, उनके साथ क्या क्या जातियां हुई, ये सब आपसे छिपी हुई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर काम किया है और उसका परिणाम आपके सामने आएगा। आज हम लोग जो है 25 की 25 सीटों पे हमने टक्कर दी है और मैं ऐसा मानता हूं कि आधी से ज्यादा सीटें कांग्रेस लेके जाएगी। उनको पता चल जाएगा कि 25 की 25 सीटें जीत के हम हैट्रिक लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 400 पार का जो संकल्प है, भले ही ये विपक्षी दलों को नारा लग रहा हो, मगर ये संकल्प है, इसको पूरा करेंगे। भले ही जो सीटें हम 4-5 लाख से जीते थे उनकी जीत का अंतर कम हो सकता है, मगर हम अच्छे तरीके से 25 की 25 राजस्थान के अंदर और 400 पार हिंदुस्तान के अंदर जीत के एक हैट्रिक और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। दोनों चरणों में सभी 25 सीटों की तुलना अगर पिछले चुनाव से करें तो गंगानगर में इस बार 67.23% मतदान हुए। यहाँ पिछली बार 74.77% मतदान हुए थे। बीकानेर में 54.58% मतदान हुआ। यहाँ पिछले चुनाव में 59.43% वोट पड़े थे। चूरू में 64.24% वोट पड़े। यहाँ 2019 में 65.9% मतदान हुआ था। झुंझुनू में 53.65% मतदान हुआ। पिछली बार यहाँ 62.11% वोट पड़े थे। सीकर में 58.46% वोटिंग हुई। यहाँ 2019 में 65.18% वोटिंग हुई थी। जयपुर ग्रामीण में 57.67% वोटिंग हुई। यहाँ पिछली बार 65.54% वोटिंग हुई थी। जयपुर में 64.01% मतदान हुआ। यहाँ पिछली बार 68.48% मतदान हुआ था। अलवर में
60.62% वोट पड़े, यहाँ 2019 में 67.17% वोट डाले गए थे। भरतपुर में 53.44% मतदान हुआ, यहाँ पिछली बार 59.11% मतदान हुआ था। करौली धौलपुर में 50.04% वोटिंग हुई थी, पिछली बार यहाँ 55.18% वोटिंग हुई थी। दौसा में 56.41% वोट पड़े, यहाँ 2019 में 61.5% वोट पड़े थे। नागौर में 57.62% मतदान हुआ, यहाँ 2019 के चुनाव में 62.32% मतदान हुआ था। टोंक सवाई माधोपुर में 57.13% वोटिंग हुई, 2019 में यहाँ 63.44% वोटिंग हुई थी। अजमेर में 60.16% मतदान हुआ, यहाँ पिछली बार 67.32% वोट पड़े थे। पाली में 57.75% मतदान हुआ, पिछले चुनाव में यहाँ 62.98% वोटिंग हुई थी। जोधपुर में 64.86% वोटिंग हुई, पिछले चुनाव में यहाँ 68.89% वोटिंग हुई थी। बाड़मेर में 76.5% वोट पड़े, पिछली बार यहाँ 73.3% वोट पड़े थे। जालौर में 63.17% मतदान हुआ, 2019 में यहाँ 65.74% मतदान हुआ था। उदयपुर में 67.18% वोटिंग हुई, यहाँ पिछली बार 70.32% वोटिंग हुई थी। बांसवाड़ा में 74.41% वोट पड़े, यहाँ 2019 में 72.9% वोट पड़े थे। चित्तौड़गढ़ में 69.09% मतदान हुआ, 2019 में यहाँ 72.39% मतदान हुआ था। राजसमंद में 58.84% वोटिंग हुई, पिछली बार यहाँ 64.87% वोट पड़े थे। भिलवाड़ा में 60.74% वोट पड़े, यहाँ पिछली बार 65.64% मतदान हुआ था। कोटा में 71.86% मतदान हुआ, यहाँ 2019 में 70.22% वोटिंग हुई थी। झालावाड़ 12 में 70.02% मतदान हुआ, यहाँ पिछली बार 71.96% वोट पड़े थे। राजस्थान में अब तक जो एक साइकोलॉजी बेस है वो ये रहा है कि कम मतदान होता है तो वो थोड़ा कांग्रेस के पक्ष में माना जाता है, लेकिन अब आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस के जमाने में वो कितना सही होगा कितना गलत होगा ये 4 जून को पता चलेगा। दोनों चरणों के मतदान के बाद 266 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पार्टियों से लेकर प्रत्याशियों का दिल बेकरार है और सभी को बस 4 जून का इंतजार है। आम मतदाता के अंदर इस बार उदासीनता देखी गई है और ये उदासीनता पूरे मतदान प्रतिशत के अंदर गिरावट के रूप में सामने आई है। लेकिन इसके नतीजे क्या होते हैं और किस तरह से जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर जीत और हार में बदलते हैं, ये फैसला 4 जून को सबके सामने आएगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चूरू के सादुलपुर से खबर सामने आ रही है। पुलिस के आगे अपराधी ने घुटने टेके हैं। 20 लाख की रंगदारी के आरोपी को पुलिस ने पैदल घुमाया। मुख्य बाजार, बस स्टैंड और कृषि उपज मंडी में घुमाया गया। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है चूरू से, चूरू के सादुलपुर से ये खबर है। पुलिस के आगे अपराधी ने घुटने टेके हैं। 20 लाख की रंगदारी के आरोपी को पुलिस ने पैदल घुमाया है और वो तस्वीर देखिए, आप देख पा रहे हैं कि और मुख्य बाजार, बस स्टैंड, कृषि उपज मंडी में इस अपराधी को घुमाया गया। इजराइल और हमास का युद्ध दिनों दिन और भीषण होता जा रहा है। रफा कैंप से इजरायली हमले की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली हैं और ऐन वक्त नेतन्याहू किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, यहां तक कि अमेरिका की भी नहीं। नेतन्याहू ने रफा पर हमले रोकने के एवज में 33 बंधकों की रिहाई की मांग की है। हमास जब तक इन बंधकों को छोड़ नहीं देता, गाजा और रफा में तबाही जारी रहने वाली है। देखिए रिपोर्ट। उठता गुबार, आसमान के सफेद रंग पर काला कर रहा है।
बम के धमाकों की गूंज गाजा के गली गली में खून बहा रही है और इस बीच मदद के लिए आकाश से गिराए जा रहे भूखे पेटों के लिए भोजन। गाजा में जिंदगी और मौत दोनों का फासला मिट गया है। इजरायल अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ गाजा को रौंद रहा है। प्रचंड युद्ध के आगाज के बाद गाजा के निवासी सुकून का एक पल भी गिन गिन कर जी रहे हैं। पता नहीं कब बम का गोला गिरे और जान चली जाए। गाजा की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे। उसके पहले एक चौंका देने वाली रिपोर्ट जो बताती है कि गाजा की मिट्टी बारूद से नहा चुकी है। तबाही किस लेवल पर और कितनी हुई है, ये देखकर आप सन्न रह जाएंगे। गाजा की बर्बादी के इनसाइड स्टोरी जो पश्चिमी मीडिया में छप रही है, वो दिखाने से पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बुरी खबर आई है, वो देख लीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू को डर है कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। ये कार्रवाई गाजा में इजरायली एक्शन के मामले में हो सकती है। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका समेत अन्य देशों ने याचिका दाखिल की है। इसके पहले आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। पुतिन पर आरोप है कि वो यूक्रेनी बच्चों को अवैध तरीके से रूस लेकर आए। आईसीसी के इस कदम की तुलना टॉयलेट पेपर से करते हुए रूसी अधिकारियों ने इसे बेकार बता दिया था और पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बंद करने की जगह और बढ़ा दी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ताकत कितनी है? क्या आईसीसी पुतिन और नेतन्याहू जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर सकता है? इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले नेतन्याहू के नए इरादे देख लीजिए। नेतन्याहू ने कहा है कि मेरे नेतृत्व में इजरायल अपनी आत्मरक्षा और अधिकार को कमजोर नहीं होने देगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के किसी भी प्रयास को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मध्य पूर्व एकमात्र लोकतंत्र और दुनिया के एकमात्र यहूदी देश के सैनिक और अधिकारियों को गिरफ्तार करने की धमकी अपमानजनक है। हम इसके आगे नहीं झुकेंगे। नरसंहार करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम अपनी रक्षा करना कभी बंद नहीं करेंगे। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। इजरायल हमास के अंतिम आतंकवादी के खात्मे तक युद्ध बंद नहीं करने वाला है। आईसीसी के चेतावनी का असर उल्टा हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आईसीसी के फैसले से होने वाले दबाव से ध्यान हटाने के लिए इजरायल कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ दिनों पहले ही नेतन्याहू ने ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की थी। इस मामले में मदद भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद हेडक्वार्टर और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों का दौरा भी किया है। मोसाद के अधिकारियों से कहा है कि हमारे अस्तित्व पर संकट है, इसलिए मतभेदों को भुलाना होगा। मतलब इजरायल ने गाजा को नेस्तोनाबूद करने के लिए एक और सीक्रेट प्लान की तैयारी कर ली है। रफा में लगातार इजरायली हमले इसकी बानगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कोई असर नहीं है। लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या आईसीसी के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो इजरायल के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इंटरनेशनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के खिलाफ मामला लेता है। नीदरलैंड के हेग में इसका बेस है और कुल 123 देश इसके सदस्य हैं। 2002 में बना ये कोर्ट वॉर क्राइम, मानवीयता पर खतरे, नरसंहार और दंगे फसाद के अपराधियों पर कार्रवाई की बात करता है, लेकिन इसके पास कोई पुलिस फोर्स नहीं है। यानी सदस्य देशों पर इसके फैसले को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी होती है।
आईसीसी ने प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, लेकिन ये लगभग असंभव है कि इंटरनेशनल कोर्ट नेतन्याहू पर हाथ डाल सके। अपने लगभग 24 साल के इतिहास में ऐसा कोई भी मामला नहीं जिसमें इसने किसी देश के नेता या ताकतवर शख्स के खिलाफ कार्रवाई की हो। तो आईसीसी भले ही फैसला सुनाए, उसे जमीन पर उतारना मुश्किल दिख रहा है। नेतन्याहू इस बीच फुल एक्शन में है और गाजा के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उसका नतीजा दिखाती एक रिपोर्ट सामने आई है। इजरायल के गाजा में जारी हमलों से किस तरह का नुकसान हुआ है, इस पर संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष खनन अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में जारी युद्ध ने अब तक 37 मिलियन टन मलबा पैदा किया है। इस मलबे में बड़ी संख्या में बिना फटे बम शामिल हैं, जिनको हटाने में करीब 14 साल का समय लग सकता है। गाजा में प्रति वर्ग मीटर जमीन पर औसतन 300 किलो मलबा है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इस वक्त मलबे की जो स्थिति है उसे 100 ट्रकों के साथ हटाने का काम किया जाएगा तो इसमें 14 साल लग सकता है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि गाजा में नष्ट की गई इमारतों में से 65% रिहायशी बिल्डिंग थी। तबाही की ऐसी शक्ल सूरत डराने वाली है। ये हाल तब है जब इजरायल गाजा पर नए हमले की तैयारी में जुटा है। मतलब 7 अक्टूबर को जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक, यानी 7 महीनों में जितना बारूद बरसाया गया है उससे पैदा हुए मलबे को हटाने में ही 14 वर्ष लग जाएंगे, जबकि अभी युद्ध जारी है और इसकी समाप्ति की अभी कोई तारीख तय नहीं है। गाजा के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 7 महीनों में इजरायली हमलों में 34,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायल ने 7 अक्टूबर के हमले के जवाब में युद्ध शुरू किया, जब हमास ने 1200 लोगों को मार डाला और 250 को बंधक बना लिया। तब से लेकर आज तक गाजा दहल रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि रफा को इजरायल मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा। इजरायल ने गाजा पट्टी के दक्षिण में रफा शहर पर योजनाबद्ध हमलों को रोकने के लिए हमास से कम 33 बंधकों को रिहा करने की मांग की है। हमास इससे खौफ में है और इजरायल अपने बंधकों की रिहाई के लिए बेचैन है। लेकिन इस बीच एक तीसरा देश मिस्र है, जिसे डर है कि रफा क्षेत्र पर हमले से नागरिक तबाही होगी। मिस्र में बड़ी संख्या में शरणार्थियों का पलायन होगा, क्योंकि रफा मिस्र के सिनाई क्षेत्र से सटा है। मिस्र के राष्ट्रपति काहिरा में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को रफा को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन ये दिखता नहीं है कि इजरायल किसी दबाव में झुकने वाला है। मिस्र इस कोशिश में है कि हमास पर दबाव बनाया जाए, लेकिन हमास इसके लिए 2 नेशन थ्योरी की स्वीकृति का राग अलाप रहा है, जो इजरायल को कतई कबूल नहीं होने वाला। नतीजा है कि इजरायल गाजा को मिटा रहा है। एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो बेहद डरावना है। ये वीडियो आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया है, जिसे लेकर कहा गया है कि इजरायली सेना पर हमले के लिए घात लगाकर बैठे दर्जनों हमास आतंकियों को ट्रेस करके आईडीएफ ने उन पर भयानक एयर स्ट्राइक कर दी है। हमला इतना जबरदस्त था कि सभी आतंकियों के परखच्चे उड़ गए। इजरायल को मानवीय संकट का वास्ता देकर हमास के खिलाफ एक्शन को रोकने के लिए अमेरिका समेत दुनिया के कई देश और संस्थाएं अपील कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। इसका कारण है हमास का वो जलजला, जिसने इजरायल के अस्तित्व के सामने ही संकट पैदा कर दिया है। हमास के कारण ही ईरान ने अटैक किया, हमास के कारण ही लेबनान से हिजबुल्लाह का, यमन से हूथी लड़ाकों का इजरायल पर हमला हो रहा है। लिहाजा अपील दलील चाहे बेंजामिन से इंटरनेशनल संस्थाएं जितनी करें, उसका कोई प्रभाव कम से कम फिलहाल तो नहीं होने वाला दिख रहा है।
और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।